गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसकी एक पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बिना बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। पहले हम बात करते हैं पोएट के बारे में। दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ही वॉज एन अमेरिकन नेचर पोएट। ठीक है, पिक्चर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये एक अमेरिकन नेचर पोएट थे एंड ही इज द ओनली पोएट टू रिसीव 4 पुलित्जर प्राइजेस फॉर पोएट्री। इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में ये इकलौते ऐसे पोएट हैं जिनको 4 बार पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया है। फ्रॉस्ट वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 31 टाइम्स। नोबेल प्राइज के लिए लिटरेचर में इनको 31 टाइम्स नॉमिनेशन मिला है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल के ये पोएट थे। His poem Fire and Ice influenced the title and other aspects of George R.R. Martin's fantasy series A Song of Ice and Fire। जॉर्ज R.R. मार्टिन की फैंटेसी सीरीज है जिसका नाम है A Song of Ice and Fire। इनको इंस्पिरेशन मिली इनकी इस पोएम फायर एंड आइस से। ठीक है, उसके टाइटल को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। तो चलिए, आपको पता चल गया है पोएट के बारे में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। अमेरिकन पोएट है, नेचर पोएट है। ठीक है, पिक्चर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देन चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। बहुत ही छोटी पोएम है लेकिन बहुत ही हाईली सिंबॉलिक है। बहुत बड़ा मैसेज ये पोएम देती है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। सो पोएट कह रहा है द वे अ क्रो shook down on me। ठीक है, पोएट was standing under a tree। एक पेड़ के नीचे पोएट खड़ा है और पेड़ किस चीज का है? हेमलॉक ट्री का। हेमलॉक होता है, हेमलॉक ट्री, इट इज अ पॉइजनस ट्री विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स। पॉइजनस पेड़ होता है, ठीक है, और इस पे जो छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो उस पेड़ के ऊपर क्या था? देयर वाज अ क्रो सिटिंग ऑन दैट ट्री। ठीक है, एक कौवा बैठा हुआ है, क्रो हम बोलते हैं। और पोएट उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है और उस कौवे ने क्या किया? वो कौवा जो है वो शुक किया। शुक मतलब शेक, हिलना। तो ऊपर वो बैठा था तो वो कौवा हिला। तो क्या था? जिस टहनी पर वो कौवा बैठा है वो टहनियां भी हिली होंगी और उस टहनियों के हिलने से जो डस्ट ऑफ स्नो है, डस्ट ऑफ स्नो मींस फ्लेक्स ऑफ आइस, जो कि उस पेड़ पर मौजूद है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं किस तरीके से ये जो पेड़ है इसके ऊपर ऐसे आइस जमी हुई है। तो ये जो आइस फ्लेक्स हैं दे फेल ऑन द पोएट। इस तरीके से का कुछ सीन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, दिस पोएम टेल्स दैट इवन अ सिंपल मोमेंट हैज अ लार्ज सिग्निफिकेंस। देखिए, लाइफ में हमें लगता है कि छोटी छोटी चीजों को हम जनरली वी डू नॉट कंसिडर देम एज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन पोएट ये बता रहा है, ये पोएम ये बताएगी कि जो छोटे छोटे क्षण होते हैं ना, ये भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द पोएम इज सेट इन अ सीन वेयर द पोएट इज इन अ बैड मूड। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया कि अब पोएट जो है एक पेड़ के नीचे आके खड़ा है और एक क्रो बैठा है। क्रो ने क्रो शेक किया और कुछ आइस फ्लेक्स गिरे उसके ऊपर। दिखने में तो बहुत ही साधारण सा सीन है, लेकिन ये साधारण सा सीन देखते हैं किस तरीके से साधारण नहीं है। डिटेल में देखते हैं इसको। देखिए, तो पोएट का जो है, पोएट जब पेड़ के नीचे आके खड़ा हुआ तो ही वॉज इन अ बैड मूड and is walking by a tree, a hemlock tree। ये मैं आपको बता चुका हूँ। hemlock tree is a poisonous tree, ये भी मैंने आपको बताया। as he passes by a crow happens to throw some snow dust on him। ठीक है, जैसे ही उस पेड़ के नीचे से गुजरता है या पेड़ के नीचे आके खड़ा होता है तो क्या होता है? एक जो क्रो होता है वो थ्रो करता है कुछ, मैंने कहा आइस फ्लेक उसके ऊपर। whether it falls on his head or shoulder is unknown। पोएम में बताया नहीं हुआ कि एक्चुअल में गिरते कहाँ पे हैं, as there is no specific mention in the poem। Also, we are left in doubt about the bird's specific action, whether the crow was landing, shivering with cold, readjusting itself। अब देखो, कौवा जो पेड़ पे बैठा हुआ है, मे बी ही वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांप रहा हो सकता है वो जस्ट आके बैठा हुआ हो या अपने आप को रीएडजस्ट कर रहा हो ब्रांच पे। ठीक है ना? इट हैपन टू सेंड सम पार्टिकल्स, लेकिन ठीक है, क्या हुआ है? कुछ जो पार्टिकल्स हैं स्नो के वो हमारे पोएट या ऑथर के ऊपर गिर गए हैं।
हियर द टू एजेंट्स ऑफ नेचर, यहाँ पर पोइट दो एजेंट्स ऑफ नेचर के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट वन इज द हेमलॉक ट्री, ठीक है, एंड द क्रो, दूसरा कौन है, क्रो। दे आर द सिग्निफायर्स ऑफ सैडनेस, दोनों के दोनों क्या सिग्निफाई करते हैं, सैडनेस को, उदासी को, ग्लूम, ग्लूम मतलब भी उदासी होता है। जस्ट लाइक द पोइट्स मूड वाज इन द ओपनिंग सीन, ठीक है, पोइट आता है ना, पोइट जो है वो जो आया पेड़ के नीचे वो थोड़ा उदास सा है, ठीक है, इस तरीके का कुछ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब देखिए पोइट आके देखो, अब पोइट ही वॉज इन अ बैड मूड और पेड़ के नीचे आके खड़ा होता है, और ऊपर से मैंने कहा जो क्रो है वो शेक करता है और कुछ आइस फ्लेक्स उसके ऊपर आके गिरते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इट हैज गिवन पोइट्स हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। पोइट कहता है कि उसका जो मूड है उसके अंदर क्या आ गया है, बदलाव आ गया है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड, रीड होता है हेल्ड इन रिग्रेट। देखिए जनरली क्या होता है, व्हेनेवर वी आर सैड हम क्या करते हैं, हम कंटेम्पलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, हम किसी चीज पे ध्यान लगा लेते हैं या अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करते हैं, मतलब उसी नेगेटिव चीज के बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो मूड खराब होता है वो और खराब होता है और हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ऐसे कोई बैड मूड में था, पेड़ के नीचे आके खड़ा हुआ, लेकिन उस स्नो के मूव करने, सॉरी उस क्रो के मूव करने से वो जो आइस फ्लेक्स जो उसके ऊपर गिरे, उससे हमारा जो पोइट है वो, उसका जो मूड है वो चेंज हो गया, मतलब वो मूड पहले बैड मूड था वो चेंज हो गया, अच्छा हो गया, ठीक है। और पोइट कहता है कि उस आइस फ्लेक के गिरने से उसके दिन का कुछ हिस्सा वो बच गया है, ठीक है। अब पहला हिस्सा जो है अभी तक का जो पोइट है वो कंटेम्पलेट कर रहा था, वो अब रिग्रेट कर रहा था, ठीक है, पछता रहा था, जो भी कुछ हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ बैड हुआ हो। लेकिन जैसे ही वो जो आइस फ्लेक्स उसके ऊपर गिरे हैं, बर्फ के कण उसके ऊपर गिरे हैं, तो एकदम से वो चेतना में आ गया, एकदम से एक तरीके से जाग सा गया, ठीक है। सो देखिए आइस ऐसे गिरती है, आपको पता है। सो अभी बात करते हैं आगे। सो फॉर रीजंस अननोन द ऑथर वाज हैविंग अ टेरिबल डे, पता नहीं पोइट को क्या प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा हो सकता है उसका जो दिन है वो टेरिबल था, खराब था। बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड लिफ्टेड हिज मूड, है ना, जैसे ही जो स्नो या आइस फ्लेक्स उसके ऊपर गिरे हैं उससे उसका मूड अच्छा हो गया इंस्टेंटली। अ क्रो सिटिंग ऑन द सेम ट्री shook off the dust of snow on the poet. This simple action changed the poet's mood। देखिए कई बार हम दुखी होते हैं ना, तो हम जैसे मान लो किसी फील्ड में ट्रैवल करते हैं, किसी खेत में जाते हैं, तो वहां किसी बर्ड को देखते हैं, कोई साइट ऐसी देखते हैं जिसको देख के हमारा मूड चेंज हो जाता है, हम अच्छा फील करते हैं। ऐसा ही कुछ पोइट के साथ भी हुआ, ठीक है। दिस सिंपल एक्शन चेंज द पोइट्स मूड। ही रियलाइज्ड दैट ही हैड जस्ट वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज डे रिपेंटिंग एंड बीइंग लॉस्ट इन सॉरो। उसको रियलाइज हो जाता है कि उसने अपने दिन का कुछ हिस्सा हो गया है वेस्ट कर दिया है, किस चीज में, रिपेंटिंग, रिपेंटिंग पे, है ना, एंड बीइंग लॉस्ट इन सॉरो, मतलब जो है सॉरो आपको पता है उदासी होती है, ठीक है। तो वो मतलब रिपेंट कर रहा है ना, पछता रहा है अपने किए हुए एक्शन पे, तो वो ये चीज रियलाइज करता है कि मैं पछता क्यों रहा हूँ, मैं दुख में क्यों हूँ। बट द चेंज इन हिज मूड मेड हिम रियलाइज दैट ही शुड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे इन सम यूजफुल एक्टिविटी। देखिए अब कोई हमसे कोई चीज बुरा हो जाता है, कुछ भी हमारी लाइफ में बुरा हो जाता है, तो उसके बारे में रिपेंट करने से, रिग्रेट करने से, ठीक है, दुखी होने से कुछ होता है, नहीं होता ना। तो हमें उस चीज को भूल के लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। वो जो जो ऐसी जो पुरानी चीजें होती हैं जिससे हमारा मूड ऑफ होता है वो आगे भी हमारी लाइफ को क्या है, रियून करती हैं। तो उस चीज को पीछे छोड़ते हुए हमें लाइफ में क्या है, मूव ऑन कर जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। आगे का अपना जो टाइम है वो किसी यूजफुल एक्टिविटी में लगाना चाहिए, किसी अच्छे काम में लगाना चाहिए, ठीक है। तो पोइट का भी मूड सडन चेंज होता है और वो इस चीज को रियलाइज करता है कि रिपेंट करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हिज सॉरो वाज वॉश्ड अवे बाय द लाइट शावर ऑफ स्नो डस्ट। और उसका जो सॉरो होता है, उसका जो दुख होता है वो क्या है, वॉश अवे हो जाता है, किस चीज से, उस स्नो ऑफ डस्ट से, ठीक है, स्नो डस्ट से। हिज स्पिरिट वाज रिवाइव्ड, है ना। अभी तक जो जो हमारे पोइट का वो, ठीक है, डाउन पड़ा था, दबा हुआ था, ठीक है, लेकिन जैसे उसका मूड चेंज होता है उसकी स्पिरिट दोबारा से रिवाइव हो जाती है, दोबारा से जीवित हो उठती है। एंड ही गॉट रेडी टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे। और वो तुरंत तैयार हो जाता है कि अब आगे का मैं अपना जो डे है उसको वेस्ट नहीं करूंगा, उसको मैं यूटिलाइज करूंगा किसी अच्छे काम के लिए।
he had already spent his day in a bad mood. वो ये फील करता है, उसको महसूस होता है कि उसने ऑलरेडी अपना दिन खराब कर दिया है बैड मूड की वजह से. बट द रेस्ट ऑफ इट वाज सेव्ड बाय द क्रो. और वो अब फिर क्रो को थैंक करता है कि भाई चलिए आपने मेरा जो है दिन का और टाइम बचा दिया. ठीक है. जनरली हेमलॉक ट्री एंड क्रो दे आर यूज्ड फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस. जनरली देखिए मैंने बताया था हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री है, और जो क्रो है, क्रो को भी आपको पता है हमारे पुराणों में, हमारी जो हम डेली की लाइफ में क्रो को हम कुछ अच्छा तो मानते नहीं. ठीक है. दे आर यूज फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस. नेगेटिव कुछ इनका मतलब निकालते हैं. बट इस पोएम के अंदर द पोएट यूज्ड देम ब्यूटीफुली. पोएट ने बहुत अच्छे तरीके से इनका इस्तेमाल किया है टू पोर्ट्रे दैट इनऑस्पिशियस थिंग्स कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू. ये दिखाने के लिए पोर्ट्रे होता है, शो करना कि जो इनऑस्पिशियस जो चीजें होती हैं, ठीक है, ऑस्पिशियस होता है शुभ और इन ऑस्पिशियस होता है अशुभ. जनरली हम बहुत सी चीजों को अशुभ मानते हैं, लेकिन पोएट ने इस पोएम में ये चीज ब्यूटीफुली दिखाई है कि जो इनऑस्पिशियस चीजें हैं वो हमारे जीवन में क्या है, दे कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू. ये भी हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे जीवन में खुशियां ला सकती है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ये आपकी पोएम फिनिश हो गई है, डस्ट ऑफ स्नो. अब बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस. अब देखिए, अब बच्चों को पता ही नहीं होता कि लिटरेरी डिवाइसेस होते क्या है. राइम स्कीम आपने सुना होगा, एलिट्रेशन. ठीक है. हिंदी में हम कहते हैं ना अलंकार. ठीक है. क्लियर है. लिटरेरी डिवाइसेस, पोइट जो है अपनी पोएम्स के अंदर पोएम को अच्छी बनाने के लिए काफी सारी चीजों का इस्तेमाल करता है ताकि रीडर जब पढ़े तो उसको मजा आए पोएम पढ़ने में. ठीक है. तो लिटरेरी डिवाइस में से जो 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं, फर्स्ट वन इज राइम स्कीम. राइमिंग स्कीम आप लोगों ने सुना होगा. क्या होता है राइमिंग स्कीम? इट इज द पैटर्न ऑफ राइमिंग लाइंस इन अ स्टैंजा. ठीक है. राइमिंग स्कीम क्या होता है? राइमिंग लाइंस का किस तरीके से एक तरीके से पैटर्न है स्टैंजा के अंदर या पूरी की पूरी पोएम के अंदर, वो होती है राइमिंग स्कीम. द राइमिंग स्कीम इज इन द डस्ट ऑफ स्नो इज. अब जो ये पोएम है राइमिंग स्कीम, ठीक है, इसके अंदर क्या है राइमिंग स्कीम जरा देखते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर द वे अ क्रो, ठीक है, यहाँ पे लास्ट वर्ड देखिए. राइमिंग स्कीम जो तय होती है वो इस लास्ट वर्ड से तय होती है. ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, बहुत ज्यादा समझने के लिए लायक हैं. द वे अ क्रो, क्रो देखिए, अब क्रो को बोलने के लिए क्रो, ओ ओ इस तरीके से साउंड निकल रही है, तो इसको हमने ए नाम दे दिया है. क्या नाम दे दिया है? ए नाम दे दिया. ठीक है. शुक डाउन ऑन मी. अब मी और क्रो आपस में कर रहे हैं, इनकी देखो आप प्रोनाउंस करके देखो, क्रो और मी में कुछ मैच हो रहा है? नहीं हो रहा ना, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया है बी. अगर मैच हो रहा होता तो हम इसको ए ही नाम देते. ठीक है स्टूडेंट्स. देन थर्ड लाइन, द डस्ट ऑफ स्नो. अब देखो स्नो क्रो, क्रो ओ स्नो ओ. अब यहाँ इसका ओ इसका ओ. अब देखिए ये जो स्नो का ओ है वो मैच कर गया इस क्रो से, तो इसलिए यहाँ ए लिखा था तो हमने यहाँ फिर ए लिख दिया. ठीक है स्टूडेंट्स. अब फोर्थ लाइन पे चलते हैं. फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. अब मी ट्री, ई ई देखिए दोनों में साउंड में बोलने में क्या आ रहा है? ई. साउंड पे जाना है, अल्फाबेट्स पे नहीं जाना है. ठीक है. ओ यहां पर भी ओ ओ, इन तो ए कर दिया. अब यहां पर मी ट्री, ई ई की साउंड एंड में आ रही है तो मैच कर रही है, इसलिए यहां पर बी लिखा था तो यहां पर भी हमने बी लिख दिया. तो इस तरीके से इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या हो जाती है? ए बी ए बी. स्टूडेंट्स होपफुली आपको क्लियर आया होगा, क्लियर हो गया होगा कि राइमिंग स्कीम होती क्या है. क्लियर है. राइमिंग स्कीम के लिए लास्ट का देखते हैं, लास्ट के वर्ड को देखते हैं और लास्ट के वर्ड के भी एंडिंग की जो साउंड है वो क्या आ रही है उसको मैच करते हैं. ठीक है. अब आगे की तरफ बढ़ते हैं. एलिट्रेशन. एलिट्रेशन हिंदी में हम इसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार. ठीक है. देखते हैं. द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर. कोई सेम लेटर या कोई साउंड अगर बिगिनिंग में आती है एडजेसेंट वर्ड्स या क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स के, ठीक है, अगर किसी मान लो पोएम के अंदर कोई लाइन है कविता के अंदर और उसके शुरुआत के अगर कोई अल्फाबेट्स, ठीक है, सेम है तो वहां पर आता है एलिट्रेशन. जैसे देखिए हैज गिवन माय हार्ट. अब यहां पर देखो एच की यहां पे साउंड है और यहां पर फिर एच की साउंड है, तो ये क्या हो गया है? एलिट्रेशन है यहाँ पे. एंड सेव्ड सम पार्ट, तो सेव्ड एस और एस, तो ये कौन सा हो गया? यहां पर भी क्या है? एलिट्रेशन है. समझ में आया स्टूडेंट्स? एलिट्रेशन अनुप्रास क्या होता है? अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स. ठीक है. सेम लेटर या सेम साउंड अगर हर वर्ड के ऐसे बिगिनिंग में आता है, देखो बिगिनिंग में ही आएगा, ध्यान रहे ये एच एच देखो बिगिनिंग में दिख रहा है,
एस एस, ये बिगिनिंग में 2 वर्ड की उसी लाइन में होना चाहिए, ये नहीं कि 2 अलग लाइन में या 3 अलग लाइन में आप देखो, नहीं, उसी लाइन के अंदर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो राइमिंग स्कीम आपको समझा दिया, अलिटरेशन आपको समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमारी इस पोएम का एंड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को वीडियोस को लाइक कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स, आप इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।